गीग इकॉनमी, जिसको नीति आयोग ने न्यू रेवोल्यूशन करार दिया है, क्या ये रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी साबित होगा? क्योंकि जैसा एक्सप्लॉयटेशन हमने 18th सेंचुरी में सुना है या पढ़ा है कि वर्कर्स के साथ किया जा रहा था, जहां पे वेजेस नहीं फिक्स है, जहां पे वर्किंग आवर्स डिफाइन नहीं है, जहां पे कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, वैसा ही कुछ आज हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं। अलग अलग देश के हिस्सों में इस इकॉनमी में जुड़े व्यक्ति या वर्कर, जिसको गीग वर्कर का नाम दिया गया है, वो उन सब की भी सिमिलर परेशानियां सामने आ रही हैं। यहां तक कि कई सारे ऑथर्स ने और एनालिस्ट ने इसको मॉडर्न स्लेवरी तक करार दे दिया है। जैसा कि किसी स्लेव के साथ होता है कि जितना मेहनताना मिल गया, नहीं मिला तो आप उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। अभी जो हमने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे उसमें यही इशू है कि वर्कर्स को उनके वेजेस पर उनका कोई नियंत्रण या किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। जहां पर एक वर्कर, अभी रिसेंट इन न्यूज़ आर्टिकल्स में हमें पता लगा कि जहां पर वर्कर पिछले महीने तक दिन भर की 1200 रुपये तक की मेहनताना उसे मिल जाया करता था, या दिन भर की जो मजदूरी है उसकी 1200 रुपये बन जाती थी। कितने घंटे काम करके? 12 से 14 घंटे काम करने के बाद वो 1200 रुपये कमा रहा था, और अब सीधा ये कम हो जाएगा, उनको अराउंड 600 रुपये के आसपास वो कमा पाएंगे। तो मतलब आधे के आसपास। अगर वेजेस में ऐसा रिडक्शन किसी फॉर्मल सेक्टर में होता या किसी फैक्ट्री में होता जहां पे ट्रेड यूनियंस एक्टिव होती, तो ये एम्प्लॉयर हिम्मत नहीं कर सकते थे वेजेस को इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस करने में, या इनकम को इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस करने में जो यहां पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस इकॉनमी का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल नया है। एक वर्कर दूसरे वर्कर को पहचानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री जैसा माहौल नहीं है जहाँ पे यू आर एनरोल्ड और यू आर ऑन द रोल्स ऑफ सम एम्प्लॉयर, कि कहीं पे किसी अटेंडेंस शीट में आपका नाम आता हो, कहीं पे आपके वेजेस में आपका नेम लिखा जाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनको वर्कर कहने तक की जहमत नहीं है, इनको कहा जाता है फ्रीलांसर्स, या फिर कई बार इनको कंसल्टेंट तक के वर्ड यूज किए जाते हैं। ऐसे ही यूज किया जाता है वर्ड पार्टनर। देखने में सुनने में ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है पार्टनर, लेकिन ये कैसा पार्टनर जिसके पास ना ही अपने वेजेस की सिक्योरिटी है, ना ही इतने लंबे वर्किंग आवर्स जिसके बाद उसको ना लीव मिल पा रही है, ना किसी तरह का हॉलीडे। क्योंकि जब तक वो अपनी एप्लीकेशन पे लॉगिन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, तब तक उसका काम चलता रहेगा, और जब वो लॉग आउट कर जाएगा उसे मोबाइल एप्लीकेशन से, जिससे सारा ये गीग इकॉनमी या गीग वर्कर्स का सारा खेल चल रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में वो हॉलीडे कब लेगा? हॉलीडे मतलब ही विल नॉट बी अर्निंग एनीथिंग फॉर दैट डे। सिमिलरली इफ ही इज नॉट वेल, मतलब सिक है या अनवेल है, तो उस सिचुएशन में इंस्टेड कि उसको किसी तरह का कंपनसेशन मिले, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये है गीग इकॉनमी का दूसरा एक डार्कर फेस, जो हम इनिशियल फेस अभी देख रहे हैं, या इसीलिए मैंने इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कंपेयर किया, बिकॉज वहां पर भी इनिशियली ऐसा ही देखा गया। इसके बाद कई सारे रेगुलेशंस बनेंगे, ट्रेड यूनियंस एक्टिव होंगी, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन पुश किया जाएगा मैनेजमेंट में, ताकि वो भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। और अभी ये सेक्टर भी बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही चल रहा है, इसी करके इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आसपास ही माना जाता है, जहां पे ना कोई सोशल सिक्योरिटी, ना किसी तरह का बोनस, ना किसी तरह का इंश्योरेंस, ना कोई प्रोविडेंट फंड, और ग्रेचुटी की तो बात ही नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ऑथर्स इसको या एनालिस्ट कह रहे हैं मॉडर्न स्लेवरी। नाउ आज हमारी की कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने इसी एस्पेक्ट पे बात करनी है, और मैं दीपक ठाकुर आपको इस एस्पेक्ट को समझाते हुए फोकस करूंगा ऑन आवर एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम ये पूरी सीरीज चला रहे हैं, दैट इज EPFO, EO, AO और APFC का एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। नाउ आज की हम सीरीज में इन्हीं एस्पेक्ट पे बात करेंगे, और हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो न्यू लेबर कोड रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा कोड है जो कि हर लेबर एस्पेक्ट पे बात करता है। खासकर हमारे फोकस में आज रहेगा दैट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यही एक ऐसा कोड है जहां पे हमें गीग वर्कर्स, गीग इकॉनमी, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट समझने को या जानने को मिलते हैं। अब हम ऑलरेडी हमारी इस सीरीज में बात कर चुके हैं कि कैसे ये सारे जो प्रीवियस आपके एक्ट रहे या जो अभी
प्रैक्टिकली जो अभी भी इन्फोर्स्ड हैं, क्योंकि अभी न्यू लेबर कोड जो है वो आपका नोटिफाई नहीं हुआ है। सो अभी आपके यही सारे एक्ट जो चल रहे हैं ना, इन्हीं सब एक्ट्स को समराइज किए करते हुए, सबस्यूम करते हुए हमने 4 कोड्स बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे। सो इन एक्ट्स को ही हमने, इन एक्ट्स के प्रोविजंस को हम कवर अप कर रहे हैं हमारी की कॉन्सेप्ट सीरीज में। और आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर 13 में, वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के सोशल एस्पेक्ट पे, जो कि गीग वर्कर्स या गीग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। आज की कॉन्सेप्ट में सीरीज में हमारा जो फोकस एरिया रहेगा दैट विल बी ऑन द गीग वर्कर्स। वी विल डिस्कस अबाउट की रीसेंट इशू क्या है, जैसे मैंने भी ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया आपको, और डेफिनेशन क्या होती है, गीग वर्कर्स कौन होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं, और अनऑर्गेनाइज वर्कर कौन है, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशंस आपके इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ऑलरेडी ईओ का जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें 2021 वाला, उसमें ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। नाउ अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिमिलर एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज अभी भी ये न्यूज में बना हुआ है और कई सारे मेजर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इस पर ले रही हैं, उन मेजर्स की भी हम बात करेंगे, और न्यू लेबर कोड इसमें क्या चेंज लेके आने वाला है हम उस एस्पेक्ट भी बात करेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट द फंड, हम इस सोशल सिक्योरिटी फंड की बात करेंगे जो न्यू लेबर कोड भी पुश करता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी रेकमेंड करता है कि वो भी ऐसा कोड बनाए ताकि इन वर्कर्स की सेफ्टी की जा सके। ठीक है, सेफ्टी या वर्क के सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। सो आइए देखते हैं वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और इन सारे की कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहली बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो इकोनॉमिक्स जो नीति आयोग ने बोली अपनी रिपोर्ट में, इंडियाज बूमिंग गीग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, बड़ा अच्छा डेटा उन्होंने इसमें प्रेजेंट किया है। इट इज़ अ पॉलिसी ब्रीफ जहां पे हाईलाइट किया जा रहा है कि जो गीग वर्कर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन या उनका नंबर कितना इंक्रीज होने वाला है। बोला गया कि 2020-21 में जो अभी नंबर है 77 लाख वर्कर्स जो हैं या इंडिविजुअल या पर्सन जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हैं या किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए। कोई उबर की कैब चला रहा है, कोई ब्लिंकिट के लिए काम कर रहा है, कोई ग्रोफर्स के जो सब्फ्यूम हो चुका अभी, देन ऐसे ही कोई फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहा है, और डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं, ऐसे ही अर्बन क्लैड जैसी कंपनी या अर्बन कंपनी जैसी कई सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। सो अभी ये नंबर 77 लाख पर है एंड इसको एक्सपेक्टेड, नीति आयोग का कहना है कि 2029-30 तक ये नंबर बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक हो सकता है या 2.35 करोड़ तक ये नंबर जा सकता है। तो मतलब बहुत बड़ा नंबर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वर्कर्स या एम्प्लॉइज जो हैं वो इससे एसोसिएट करेंगे। नाउ जब इतने सारे लोग इससे एसोसिएट करने वाले हैं तो क्या हम एज अ पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट रेडी है या इस पर कुछ काम चल रहा है, तो ये भी हमने डिस्कस करना है कि रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं इसके ऊपर। नाउ सबसे पहली बात करते हैं हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के उस एस्पेक्ट पे जो डिफाइन करता है अबाउट दिस वर्कर्स। मैं डेटा भी आपको दिखाऊंगा जो डिफाइन करता है अबाउट दीज वर्कर्स कि भाई ये वर्कर्स कौन है, गीग वर्कर कौन होता है, प्लेटफॉर्म वर्कर कौन होता है, और ऐसे ही अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश है। नाउ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में स्पेसिफिकली नोटिफाई किया गया कि भाई हम किन लोगों को इसमें कवर अप करना चाह रहे हैं। तो पहली बार कोई एक्ट है जो इन वर्कर्स को भी कवर अप करने की बात कर रहा है फॉर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस कोड में आने के बाद, इस कोड की एप्लीकेशन होने के बाद, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इट्स नोटिफिकेशन और थ्रू इट्स नोटिफिकेशन कैन कम विद अ स्कीम जहां पर वो इन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को इसका बेनिफिशियरी बना सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट्स ऑलरेडी इस पे अब काम कर रही हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, जहां पे इन सभी तरह के वर्कर्स को इंक्लूड करने की कोशिश है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर वो जुड़े हो गीग वर्कर्स के, एज अ गीग वर्कर वो जुड़े हों इस पूरे सिस्टम के साथ। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया है। 2020 में ये कोड जो है पार्लियामेंट से पास हो चुका है। इसकी बहुत जल्दी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्री नोटिफिकेशन हो तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दी है अपने स्टेट्स में, लेकिन अभी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाई करना है। एक बार इसके रूल्स बन जाए फिर ये नोटिफाई भी हो जाएगा। सो तब तक के लिए अभी हम इसके प्रोविजंस को समझते हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस और हैं। नाउ सबसे पहले ये डिफाइन करता है अबाउट द
क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कर्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द गीग वर्कर्स इटसेल्फ। नाउ एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इट डिफाइंस गीग वर्कर्स एज अ वेरी बिगर टर्म, ठीक है, बहुत बड़े टर्म में एक्सप्लेन करता है, एक बड़ी डेफिनेशन देता है। सिंपली कहता है कि जो भी वर्कर्स हैं who are working outside the traditional employee रिलेशनशिप, ठीक है। अभी तक हमारी इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में हम समझ चुके हैं कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है, कि एम्प्लॉयर मतलब द मालिक एंड द एम्प्लॉय इज द वर्कर देयर, ठीक है। तो दोनों का जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप क्या होता है कि भाई वेजेस के लिए काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे फिक्स आपके टर्म ऑफ सर्विस जो होती है या सर्विस कंडीशन जो है वो डिफाइन होती है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से डिफाइन हो सकती है, वो किसी और ट्रेडिशन या रेगुलेशन से भी डिफाइन हो सकती है। तो देयर आर वेरियस मीन्स फॉर दैट। सो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जहां पर आपके पास एक ऑफिस है, एक ऑफिस की बिल्डिंग है या एक फैक्ट्री है जिसके अंदर आप जाते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है एंड फिर आप अपनी मशीन पर लग जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और महीने के एंड में आपको वेजेस मिल जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से आपको यहाँ पर हॉलीडेज भी मिलती हैं, वो भी पेड हॉलीडेज होंगी, वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे। तो इस तरह की कई सारी सुविधाएं या स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, ठीक है। कि आपको एक टाइम है कि 9 से 5 की जॉब है तो 9 से 5 आप करके बाहर निकलते हैं। तो ये होता है ट्रेडिशनल रिलेशनशिप। लेकिन गिग वर्कर्स के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, ठीक है। सो जहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है और जब तक आप ऑनलाइन दिखेंगे तब तक आपको चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे ऊबर हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये सब जो है एज अ डिलीवरी पार्टनर वहाँ पे एसोसिएट रहेंगे और आप डिलीवरी के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। तो मतलब ये कब शुरू होगा टाइम वी कैन नॉट डिफाइन। सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है या शाम को 10 बजे तक चल रहा है या कब तक चल रहा है, ये वी कैन नॉट डिफाइन। एम्प्लॉयर की कभी शक्ल जो है यहाँ पर इस वर्कर ने इस गिग वर्कर ने नहीं देखी है, बिकॉज ये तो एप्लीकेशन से एसोसिएटेड है। वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लोकेशन आ जाती है कि भाई यहाँ से पिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क। सो एम्प्लॉयर कौन, नोबडी नोस, क्योंकि अब ये ट्रेडिशनल रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे हमें पता होता है कि हमारा एम्प्लॉयर कौन है, इसकी शक्ल हमने देखी है, इसको हम पहचानते हैं और कभी अगर हमें कोई कंसर्न हो तो हम इसके पास जाके मिल सकते हैं। हमने मैनेजमेंट देखा है, हमने एचआर देखा है, तो वो होता है ट्रेडिशनल मैन। तो इस ट्रेडिशनल सेटअप से जब बाहर निकल जाते हैं तो उसे हम गीक वर्कर्स बोलते हैं। इसमें आपके जो अलग अलग मोबाइल एग्रीगेटर से जुड़े हुए लोग हैं वो सब आते हैं, जिनके मैंने एग्जांपल अभी दिए। इनके साथ साथ आप इनको, इसमें एक और भी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज है जिनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि कोई फ्रीलांसिंग पे काम करने वाला, कोई वीडियो एडिटिंग पे काम कर रहा है, कोई कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहा है बिना किसी ऑफिस स्पेस में जाए, ठीक है। आप ऑफिस जाते हैं लेकिन हो सकता है हफ्ते में एक बार जाएं, महीने में एक बार जाएं। कब जाएं, जब आपको वो सबमिट करना है, ठीक है, जब मीटिंग के लिए जाना है उसी के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज आप कब काम करते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं, कोई किसी का लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे आपको बस टाइम पर डिलीवर करना है उस प्रोडक्ट को जो आप बना रहे हैं या जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। तो ये सब भी आपके गिग वर्कर्स में आ जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो गिग वर्कर है ये एक बड़ी डेफिनेशन है, एक बड़ी अम्ब्रेला डेफिनेशन है। इसके अंदर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करें या जैसे न्यू लेबर कोड ने डिफरेंशिएट किया है, इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो स्पेसिफिकली हमारे जो मोबाइल एग्रीगेटर्स की एप्लीकेशन यूज़ करने वाले लोग हैं वो इसमें कवर अप होते हैं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ से आपको काम मिलता है। आप अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हैं, वहाँ पर जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर काम मिल जाता है, चाहे वो ड्राइवर की तरह आपको काम मिल जाए, चाहे प्लम्बर की तरह, चाहे इलेक्ट्रिशियन की तरह काम मिल जाए, तो उस एप्लीकेशन पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको वहाँ पर असाइन कर दिया जाता है एक जॉब। जब आप करके आते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट उसका मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कोई आप एम्प्लॉयर नहीं देख रहे, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, और यू आर जस्ट डिलीवरिंग द फूड और यू आर गिविंग योर सर्विसेज एज अ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन और वेरियस अदर प्रोफेशंस, ठीक है। सो इनको हमने बोला प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तीसरी चीज़ जो काफ़ी कॉमन है और इंडिया में हमने ऑलरेडी देखा था, हमारी सीरीज में हमने जाना था इस बात को कि इंडिया का 92% जो वर्कर है वो एक्चुअल में किसी भी तरह की पॉलिसी कवरेज से बाहर है। इसको हमने बोला था अनऑर्गेनाइज वर्कर,
और इसको भी कोशिश की जा रही है इस न्यू लेबर कोड के थ्रू या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के थ्रू कवर अप करने की, उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने की। तो वो सारे वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से बाहर है, उसके प्रीव्यू से बाहर है, उनको कवर अप किया गया है यहाँ पर फॉर गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है? जैसे कि इंश्योरेंस फैसिलिटी, जैसे कि ग्रेचुटी का बेनिफिट, जैसे कि आपकी लीव्स के कंपनसेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात होगी। तो ऐसे ही कई सारे और एस्पेक्ट, ठीक है। सो चाहे ईपीएफओ का बेनिफिट देना हो, इंश्योरेंस का बेनिफिट देना हो, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट देना हो, सभी जो है वो अनऑर्गेनाइज वर्कर से दूर रहता है, बिकॉज उसको उसकी जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है कोई फिक्स, तो इसकी वजह से उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। बिकॉज अदरवाइज तो ईपीएफओ का जो एक्ट है या ईपीएफओ की जो स्कीम है वो अप्लाई करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप एम्प्लॉयर को ही नहीं जानते तो सेक्टर क्या पहचानेंगे। तो इसलिए ऐसे वर्कर्स को, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सोशल सिक्योरिटी की, क्योंकि ये मैनुअल लेबर कर रहे हैं, इनके पास वेजेस बहुत कम है, ये सेव नहीं कर पा रहे हैं ताकि ये अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को या फैमिली की और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे वर्कर्स को भी कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को डिफाइन करते हुए इन्हें कवर अप करता है ताकि ये भी सोशल सिक्योरिटी नेट में आ जाए। तो ये तो हो गया 3 डेफिनेशन जो इस एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको एग्जाम में आ भी सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स है कि ये जो डेफिनेशंस है बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं, ठीक है, आपको भी लगी होंगी, बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं। सो इसको स्पेसिफिकली डिफाइन अभी तक नहीं किया जा सका है। सो मच सो कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर है उसने भी इसे हाईलाइट किया, जब ये बिल आया था 2019 में, तब भी हाईलाइट किया था कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन। सो इसको और इलैबोरेट करने की ज़रूरत है, बट 2020 ने इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है अभी। लेट्स सी कि जब नोटिफाई होगा तो क्या तब तक कुछ गवर्नमेंट इसको फर्दर एक्सपेंड करती है कि नहीं। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ना गवर्नमेंट ने जो अभी तक एफर्ट लिए हैं या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जिन एफर्ट्स की बात करता है, वहाँ सबसे पहले एक बोर्ड, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाने की बात है, जिसका मेन उद्देश्य ये होगा कि हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स को या फिर अनऑर्गेनाइज वर्कर या गीक वर्कर्स को एक कवरेज दें और जिनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जा सके, उनको उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। नाउ इस बोर्ड में क्योंकि हमने सभी की ज़रूरत को ध्यान में रखना है, चाहे वो गवर्नमेंट का वेलफेयर ऑब्जेक्टिव हो, चाहे एम्प्लॉयर का प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे इन गीक वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी हो, तो इन्हें इन सारे एस्पेक्ट पे हमें काम करना है। तो इसलिए इस बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन के पर्पज़ से इन सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन इसमें रखा गया है, चाहे वो ये एग्रीगेटर्स हों जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सभी कंपनीज, और या फिर गिग वर्कर्स जो कि अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। अभी भी आप देख रहे हो देश के अलग अलग हिस्सों में स्ट्राइक जरूर की जा रही है इन सब के द्वारा, लेकिन कोई कलेक्टिव अप्रोच नहीं है। कुछ नए फेडरेशंस या यूनियन बनने की शुरुआत हुई है अभी, लेकिन उनके पास भी बहुत ज़्यादा अभी सपोर्ट या सब्सक्राइबर या मेंबर उनके अभी तक नहीं बन पाए हैं। अदरवाइज एम्प्लॉयर ऐसी हिम्मत नहीं करते कि वो आपकी जो अर्निंग है उसको हाफ कर दें और कोई कहीं से आवाज़ भी ना उठे, ठीक है ना। इसके बाद जो ESIC है, इसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, उनके जो डायरेक्टर जनरल है उनको भी इसका मेंबर का पार्ट रखा जाएगा। पर्पज़ ये है क्योंकि ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने में ESI का बहुत नाम है, स्पेसिफिकली मेडिकल सर्विसेज देने के लिए। सो उनको इन्वॉल्व किया गया है, बिकॉज अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में ये शामिल होंगे ही, तो इनको पॉलिसी मेकिंग में भी शामिल किया गया है अंडर दिस नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। नाउ इसके अपार्ट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स। सो ऑल द स्टेक होल्डर्स हैज बीन गिवन रिप्रेजेंटेशन इन दिस बोर्ड, ताकि पॉलिसीज जो है अकॉर्डिंगली बनाई जा सके। बिकॉज अब ये इशू बड़ा हो रहा है और जैसे हमने नीति आयोग का रिपोर्ट देखा कि इट इज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई 2.35 करोड़ जो लोग हैं वो उससे जुड़ने वाले हैं बहुत कम समय में अभी, ठीक है। अभी हम ऑलरेडी 2023 में आ चुके हैं, तो हम बात करें 7 साल के पीरियड की, तो इससे पहले हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। तो इसीलिए बोर्ड जो है काम करेगा ताकि इसकी छोटी छोटी डिटेल्स पे भी हम काम कर सकें ना। इसके अलावा ये कोड सजेस्ट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक
एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाना चाहिए जिसके ज़रिए वो इन वर्कर्स को सपोर्ट कर सके। बिकॉज हमने देखा उनको हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं ईपीएफओ का, उनको हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं इंश्योरेंस का, उनको हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं ग्रेचुटी जैसे बेनिफिट्स, एंड सिमिलरली वेरियस अदर काइंड ऑफ सेफ्टी नेट्स। तो उसके लिए एक फंड चाहिए जो कि ये कोड कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक फंड बनाएगा और सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर भी एक फंड बनाएंगे। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी वो फर्स्ट स्टेट है जिसने इसकी शुरुआत कर दी है एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने की। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो हम आगे बात करेंगे इस पर। एंड इसके बाद बात यहाँ तक आई है कि इन सभी वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा, या गवर्नमेंट कोशिश करेगा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इन सबको रजिस्टर करवाने की, ताकि हमारा चाहे गीग वर्कर हो, चाहे प्लेटफॉर्म वर्कर हो, चाहे अनऑर्गेनाइज वर्कर हो, ये सारे रजिस्टर हो जाएं, ताकि गवर्नमेंट इनके लिए पॉलिसी बनाए तो उसको पता रहे कि किसका क्या प्रोफाइल है, कौन कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे किस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर उनके पास है, और इसको आधार से भी लिंक किया जा रहा है ताकि वी कैन मैनेज द डेटा वेल। ठीक है, इसको डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना दिया है जहां पे अनऑर्गेनाइज वर्कर को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, जहां पे वर्कर्स को रजिस्टर किया भी जा रहा है। और यूपी और वेस्ट बंगाल जैसे हम स्टेट देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो है रजिस्टर ऑलरेडी कर भी लिए। ठीक है, अब इन्हीं वर्कर्स को अगर क्लासिफिकेशन की वे में हम देखें तो हम बात करते हैं अबाउट आर दिस डेटा दैट इज गिवन बाय नीति आयोग। नीति आयोग कहता है कि ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं, जो गीग वर्कर्स अभी हम देख रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है रिटेल ट्रेड या सेल से जुड़े हुए, मतलब आपके जो फ्लिपकार्ट जैसी, जोमेटो जैसी कंपनीज जो हैं उनके साथ जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन, ओला उबर जैसी कंपनीज, एंड ऐसे ही माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले कई सारे जो एडवाइजर्स होते हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वो से जुड़े हैं। एंड देन ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग या एजुकेशन से भी कई सारे जुड़े हैं। अगर इनके हम स्किल प्रोफाइल की बात करेंगे तो स्किल प्रोफाइल अगर आप देखेंगे सो इट इज सेड कि भाई जो 47% जो है वो मीडियम स्किल में आता है, जैसे प्लम्बर्स हो गए आपके, जैसे कारपेंटर्स हो गए, वो मीडियम स्किल में आते हैं। लेकिन जो 31% है वो लो स्किल में है, जो सिर्फ डिलीवरी का काम कर सकता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। कई सारा माइग्रेंट वर्कर जो अलग अलग देश के हिस्सों से आ रहा है, बड़े सिटीज़ में, यूपी बिहार में, वो अगर उसका मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पर, अगर नहीं है तो साइकिल तक पर भी वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसको देखते हुए हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़े नंबर पे रोड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ये भी सब फेस करनी पड़ रही है। और इन वर्कर्स को रिमाइंड यू, कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। तो अगर फूड को डिलीवर करते हुए आपकी रास्ते में अगर किसी वजह से आपकी दुर्घटना हो जाती है तो कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। यू आर टेकिंग रिस्क ऑफ योर लाइफ टू डू सो। और इसके उलट अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे एक एम्प्लॉय अगर काम करते हुए से छोटी सी भी चोट लग जाती है तो उसको लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है, उसको कंपनसेशन मिलता है, उसको साथ के साथ हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा उठाया जाता है। तो ये सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं जो मिलते हैं। यही कोशिश है इस न्यू कोड की भी कि सारे बेनिफिट जो हैं हम हमारे गीग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर या अनऑर्गेनाइज वर्कर तक भी पहुँचा सकें। नाउ इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अभी इस एस्पेक्ट पे और क्या चीज़ें हो पा रही हैं। नाउ ये कोड बात करता है कि इस फंड में जो हमने नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड की बात की, इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा। तो यहाँ पे एक एंगल जो है कंट्रीब्यूशन का वो इस तरह से रखा गया है कि जो ये कंपनीज हैं ये अपना 1% से लेके 2% तक जो टर्नओवर है, ईयरली टर्नओवर जो है, एनुअल टर्नओवर, उसका कंट्रीब्यूट करेंगी। या फिर दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो इस पर एक लिमिट लगाई गई है कि 5% जो अमाउंट पेबल होता है या पे किया जाता है टू द वर्कर, वो मैक्सिमम लिमिट रहेगा फॉर दिस फंड। तो मतलब अगर आपका टोटल जो, जैसे ओला उबर या जोमेटो जैसी कंपनीज जो हैं वो कैलकुलेट करेंगी कि वो अपने ओवरऑल कितना पे करती हैं टू द ग्रीक वर्कर्स, ये जो उनके पार्टनर्स हैं, ट्रैवल पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनको को टोटल कितना पे करें, तो उसका 5% जो है वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अभी इस पर नोटिफाई होने हैं रूल, तो देखते हैं फाइनली क्या निकल के आता है। बट अभी क्या है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, इसके अलावा ये कंपनीज भी कंट्रीब्यूट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दीज नंबर्स। नाउ अब इस पर ऑलरेडी क्या काम हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसमें हम बात करेंगे राजस्थान का। राजस्थान नीड्स टू बी गिवन अ मेंशन हेयर, क्योंकि राजस्थान बहुत सारे जिसको बोलते हो रिफॉर्मेटिव या रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेशन लेके आने में हमेशा आगे रहा है। और इस बार फिर उन्होंने ये साबित किया है कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो
इंडिया में पहली स्टेट बन चुकी है जो इस फंड को, सोशल सिक्योरिटी फंड जो है, जो न्यू लेबर कोड भी जिसकी बात करता है, उसको ऑलरेडी उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया, जिसमें वो 200 करोड़ के साथ उस फंड की शुरुआत कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ मच इट बेनिफिट्स टू द वर्कर्स। ये बोला जा रहा है कि राजस्थान में अराउंड 5 लाख जो है गिग वर्कर्स जो है काम करते हैं, तो ये उनको बेनिफिट देने के लिए की एक कोशिश है स्टेट गवर्नमेंट की। और सेंट्रल लेवल पर भी कई सारी बातें ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे कि अभी जो G20 की हम चेयरमैनशिप कर रहे हैं या प्रेसिडेंटशिप हम कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है कि हम एज अ नेशन हम या एज अ टॉर्च बेयरर हम ऐसा काम कर सकें कि जो बाकी एशियन कंट्रीज़ में, बिकॉज ग्रीक इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। सो कोशिश है इंडिया की कि G20 के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस या कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर कुछ फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल जो है सेट कर पाएँ। और इंडिया की कोशिश है कि इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में ही हो जाए इसी साल में। और अभी जो जोधपुर में सेशन हुआ वहाँ पर भी इस पर बात हुई है। लेट्स सी आगे इसे हम कैसे देखते हैं या इससे आगे क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी आ सकती है, तो इन पे फोकस रखिएगा। एंड इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे कि क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का फोकस है, जिस एग्ज़ाम को हम फोकस करें वो EO का एग्जामिनेशन है प्लस APFC का एग्जामिनेशन है, जो एक ही कोर्स के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी है हमें UPSC ने कि दोनों एग्जाम एक साथ ही आ रहे हैं। तो लेकिन वीकनेस यहाँ पे क्या रह जाती है कि आप लोग अभी तैयार नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी। अगर अभी तक किसी तरह की गाइडेंस आपको नहीं मिली है, तो ये गाइडेंस आपको सक्सेसफुली प्रोवाइड करेगा थ्रू इट्स स्पेसिफिक कोर्स, जिसमें हम आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी और एंड अकाउंटिंग उसका पूरा एक मॉड्यूल बना के प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है वो मॉड्यूल जिसको एनरोल करने का तरीका आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अपार्ट फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स आपके बाकी कंपोनेंट भी नहीं हुए हैं जो जनरल स्टडीज़ के कंपोनेंट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया और CSET जैसे आपके एस्पेक्ट हो गए जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह हो गया। अगर आपको लगता है कि होलिस्टिकली आपकी वीकनेस है अभी तैयारी में या नहीं शुरू कर पाए हो फॉर एनी रीजन, तो यू कैन गो फॉर आवर फुल कोर्स ऑल्सो। और इफ़ यू वांट टू हैव अ स्पेसिफिक गाइडेंस जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ मैं आपको कवर अप करवाने वाला हूं, तो अगर आप मेरी गाइडेंस में कवर अप करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक इस मॉड्यूल को भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ हम कवर अप करवाने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इन दोनों कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू कैन enroll, and if you have any query you can contact on the given numbers. ठीक है, thank you so much, and we will come with the next video on the this key concept series. Thank you so much.